हम्म। आज की दुनिया में ना सूचनाओं की इतनी भयंकर बाढ़ आई हुई है कि अक्सर असली और काम का ज्ञान इस शोर में कहीं दब कर रह जाता है। हाँ बिल्कुल। इंटरनेट पर हर दिन हजारों लेख, लंबी लंबी रिसर्च और जाने क्या क्या छपता रहता है। सही कहा। अब हर किसी के पास इतना वक्त तो है नहीं कि वो सब कुछ पढ़े, और यहीं पर स्रोतों का ये गहन अध्ययन काम आता है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जो सीधे हमारे वजूद, हमारी कहानी से जुड़े हैं। तो आज का विषय बहुत ही खास है। पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक काल के उन प्राचीन मानवों की जिंदगी, उनके घर और उनकी कलाकारी के बारे में, जिन्हें हम अक्सर बस आदिमानव कहकर पुकारते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हमें सीधे अतीत की उन गहराइयों में ले जाता है जहां से हमारी असली कहानी शुरू हुई थी। हाँ। जब हम पाषाण युग की बात करते हैं ना, तो माहौल को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लीस्टोसीन युग की जलवायु को समझना होगा। मतलब आइस एज वाला समय? बिल्कुल वही समय जब हमारी धरती ने भयंकर हिमयुग का सामना किया था। बर्फ की मोटी चादरों और उसके बीच के थोड़े गर्म कालखंडों ने धरती को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। जाहिर है। समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय इलाकों में मौसम लगातार बदल रहा था, नदियां अपना रास्ता बदल रही थीं और जंगल सिकुड़ और फैल रहे थे। शुरुआती मानव इसी लगातार बदलती जलवायु के बीच खुद को जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ना है। हाँ, वो भूखे आदिमानव वाला मिथक। बिल्कुल। हम बचपन से कॉमिक्स या फिल्मों में देखते आए हैं कि आदिमानव हमेशा बस भूखे रहते थे, उनके हाथ में भाला होता था और वे खूंखार जानवरों से जान बचाकर भागते रहते थे। हाँ, और अंधेरी गुफाओं में डरे सहमे बैठे रहते थे। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी बस एक खौफनाक संघर्ष थी। लेकिन आज के हमारे स्रोत, जो कि इकाई 3 के अंशों पर आधारित हैं, एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। ये स्रोत हमें उनके आराम के समय, उनके शौक, उनके आभूषणों और उनकी उन्नत कला के बारे में बताते हैं। सही बात है। इतिहास का ये कालखंड केवल किसी तरह पेट भरने या जिंदा रहने की कहानी नहीं है। असल में यह इंसान के दिमागी विकास, यानी उसकी संज्ञानात्मक क्षमता और सांस्कृतिक विकास का एक बहुत ही शानदार सफर है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस आम धारणा की बात करते हैं जिसके अनुसार शिकारी और संग्रहकर्ता यानी हंटर गैदरर्स हमेशा बस भोजन की तलाश में पागलों की तरह भटकते रहते थे। ऐसा लगता है जैसे उनके पास चैन की सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी। हाँ, तो क्या हमारे स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं? नहीं, स्रोत इस धारणा को पूरी तरह से नकारते हैं। वास्तव में उनका सामाजिक ढांचा बहुत ही सुलझा हुआ था। वे छोटे समूहों या बैंड में रहते थे जिनमें आमतौर पर 100 से भी कम लोग होते थे। अच्छा, मतलब वे जानबूझकर कम लोग रखते थे? हाँ, लगातार यात्रा करने की वजह से समूह का आकार छोटा रखा जाता था ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो और संसाधनों पर भारी बोझ ना पड़े। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपनी जरूरत से ज्यादा भोजन कभी जमा नहीं करते थे। अरे लेकिन ऐसा क्यों? क्या उन्हें कल की फिक्र नहीं होती थी? फिक्र होती थी, लेकिन उनके पास खाना सुरक्षित रखने या स्टोर करने की कोई आधुनिक तकनीक तो थी नहीं। न फ्रिज थे, न प्रिजर्वेटिव्स। ये भी है। इसलिए जैसे ही उनके और उनके छोटे से समूह के लिए पर्याप्त भोजन का इंतजाम हो जाता, उनकी आजीविका की दौड़ वहीं रुक जाती थी। वे बेतहाशा शिकार नहीं करते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके पास खाली समय, जिसे हम आज की भाषा में लीजर टाइम कहते हैं, वो होता था। बिल्कुल होता था। ये तो बहुत ही कमाल की बात है कि पाषाण युग के मानव के पास चिल करने का भी समय था। तो मैं सोच रही हूँ कि वे इस खाली समय में करते क्या थे? वे इस बचे हुए समय में सोते थे, आराम करते थे, एक दूसरे से खूब बातें करते थे, खेल खेलते थे और अपनी रचनात्मकता को निखारते थे। जैसे कि चित्रकारी करना? हाँ, चित्रकारी। उनका जीवन उस तरह का तनावपूर्ण नहीं था जैसा हम आज के आधुनिक जीवन को मानते हैं। ये तो हमारी सोच से बिल्कुल उलट है। और अगर उनके भोजन की बात करें तो वहां भी काफी विविधता देखने को मिलती है। हम तो यही सोचते हैं कि वे बस विशालकाय मैमथ या जंगली घोड़ों के पीछे भाले लेकर भागते रहते थे। बड़े शिकार की संभावनाएं बेशक थीं और वे ऐसा करते भी थे, लेकिन उनके रोजमर्रा के आहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही साधारण और छोटी चीजों को इकट्ठा करने से आता था। छोटी चीजें जैसे? पुरातात्विक खुदाई में बहुत दिलचस्प चीजें मिली हैं। उदाहरण के लिए इसामपुर जैसे स्थलों से कछुए के खोल के टुकड़े मिले हैं। अरे, कछुए भी? हाँ, और इसके अलावा वे कीड़े मकोड़े, पक्षी, छोटे चूहे, मछलियां और पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जीवों को मजे से खाते थे। कमाल है। शिकार हमेशा सफल हो यह जरूरी नहीं था।
इसलिए ये छोटी चीजें उन्हें कभी भूखा नहीं मरने देती थीं। रुकिए, तो आप कह रहे हैं कि मैमथ्स और बाघों से लड़ने वाले खूंखार आदि मानव असल में कछुए, चूहे और कीड़े खाकर भी अपना काम चला रहे थे। बिल्कुल। ये सुनकर तो बहुत से लोगों की धारणा टूट जाएगी, लेकिन यहाँ पौधों और खास तौर पर महिलाओं की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाती है ना? ये शायद उनके अस्तित्व का सबसे अहम पहलू है। आधुनिक मानव शास्त्रीय अध्ययनों और पुरातात्विक साक्ष्यों से ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि भोजन जुटाने में संग्रह या गैदरिंग का योगदान शायद शिकार से कहीं ज्यादा था। क्योंकि शिकार में तो खतरा था। हाँ, खतरा था और वो अनिश्चित भी था, लेकिन पेड़ पौधों से भोजन जुटाना एक भरोसेमंद विकल्प था और ये काम मुख्य रूप से महिलाएं करती थीं। ये जानना बहुत दिलचस्प है। प्रसिद्ध इतिहासकार डीडी कोसाम्बी ने दशकों पहले बताया था कि भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय इलाकों में कंदमूल, जंगली फल और बीजों का भारी उपयोग होता था। और मैंने एमडी काजले के शोध के बारे में भी पढ़ा है। जी बिल्कुल। उन्होंने श्रीलंका की बिलेलेना किटुलगाला गुफा से ब्रेड, गेहूं और केले के प्राचीन अवशेष खोजे हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जंगलों में आज भी जो आदिवासी समूह जंगली कंद मूल को खाते हैं, वे सीधे पाषाण युग के आहार से जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। इतिहास के पन्नों में अक्सर शिकार करने वाले पुरुषों की तस्वीरें ही छापी जाती हैं, लेकिन असल में पूरी मानव जाति का पेट भरने का पक्का इंतजाम महिलाएं कर रही थीं, कंद मूल और फल इकट्ठा करके। बिल्कुल। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे इस जीवन शैली ने उन्हें केवल जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि उनके दिमाग को विकसित होने का पूरा मौका दिया। खाली समय की वजह से? हाँ, जब पेट भरा हो और खाली समय हो, तभी इंसान का दिमाग कुछ नया सोचता है। इसी खाली समय और संतुलित आहार ने मानव मस्तिष्क को सोचने और अपने औजारों को बेहतर बनाने का अवसर दिया। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर उनके पास खाली समय था, वे छोटे समूहों में रहते थे और आराम से भोजन जुटा पा रहे थे, तो वे रहते कहाँ थे? क्या सच में वे सिर्फ अंधेरी गुफाओं में ही दुबके रहते थे? गुफाएं तो थीं, लेकिन हर जगह गुफाएं नहीं होती। इस सवाल का बहुत ही सटीक जवाब हमें प्रोफेसर के पद्दैया के शोध से मिलता है। उन्होंने कर्नाटक में शोध किया था ना? हाँ, उन्होंने उत्तरी कर्नाटक की हुंसिगी और बैचल घाटियों में गहराई से अध्ययन किया और 400 से अधिक पुरापाषाण स्थलों की खोज की। उनके शोध से पता चलता है कि इन प्राचीन लोगों ने रहने के लिए जगह का चुनाव बहुत समझदारी से किया था। तो फिर उन्होंने अपने घर कैसे बनाए? क्या कोई ऐसा उदाहरण है जिससे हम उस समय की रियल एस्टेट की कल्पना कर सकें? बिल्कुल। प्रोफेसर पद्दैया के काम में हुंसगी स्थल 6 का बहुत शानदार जिक्र है। वहां की खुदाई में जमीन पर, जिसे हम ग्रेनाइट पत्थरों का फर्श कह सकते हैं, एक बहुत रोचक संरचना मिली है। किस तरह की संरचना? शोधकर्ताओं को वहां ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों से घिरे हुए अंडाकार खुदे स्थान मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि इन भारी पत्थरों को जानबूझकर वहां रखा गया था ताकि तेज हवाओं को रोका जा सके। अच्छा, एक तरह से हवा से बचने के लिए। हाँ, फिर इन पत्थरों के सहारे लकड़ी के तनों, शाखाओं और पत्तों की मदद से एक अस्थायी झोपड़ी या आश्रय बनाया जाता था। कमाल है। मतलब वो ग्रेनाइट के पत्थरों से एक बाउंड्री वॉल या नींव जैसी चीज बना रहे थे ताकि उनका तंबू या झोपड़ी हवा से ना उड़े। ये तो उस दौर का एक बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना हुआ। इतना ही नहीं, उनका ये जो रियल एस्टेट था वो मौसम के हिसाब से काम करता था। इन लोगों ने मौसम के बदलते चक्र के अनुसार बहुत स्पष्ट रणनीतियां बना रखी थीं। जैसे कि सूखे के मौसम में। हाँ, सूखे के मौसम में जब हर जगह पानी की भयंकर कमी हो जाती थी, तो ये सभी छोटे छोटे समूह घाटियों में मौजूद बारहमासी पानी के स्रोतों के पास एक बड़ी संख्या में इकट्ठा हो जाते थे। एक तरह से उनका समर कैंप लग जाता था, जहां सारे समूह मिलजुल कर रहते थे। बिल्कुल। और जैसे ही बारिश का मौसम आता, हर जगह पानी भर जाता और हरियाली छा जाती, तो वे अपनी बड़ी आबादी को फिर से 8 या 9 लोगों के छोटे समूहों में बांट लेते थे और पूरी घाटी में फैल जाते थे। संसाधनों का इस तरह से प्रबंधन करना उनके उन्नत दिमाग का एक बहुत बड़ा सबूत है। ये उनके पर्यावरण को गहराई से समझने की ताकत को दिखाता है। सही कहा। और जहां तक समझ की बात है, तो उनके औजारों की तकनीक भी तो हैरान करने वाली है। स्रोत बताते हैं कि पत्थर के औजार सिर्फ जानवरों का सिर फोड़ने या शिकार करने के लिए नहीं थे। हाँ, आधुनिक विज्ञान ने जब इन औजारों की जांच की, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्म विश्लेषण कहते हैं, तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। क्या पता चला उसमें? जब इन औजारों के किनारों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो पता चला कि उन पर जो खरोचे या घिसने के निशान हैं, वे मांस काटने से नहीं, बल्कि बांस, लकड़ी और अन्य वनस्पतियों को काटने या छीलने से बने हैं। मतलब वे उन पत्थरों का इस्तेमाल बड़े या कारपेंटर की तरह कर रहे थे। बिल्कुल।
कुछ औजारों के निचले हिस्से पर तो ऐसे निशान भी हैं जिनसे ये साबित होता है कि उन्हें सीधे हाथ से नहीं पकड़ा जाता था, बल्कि उन्हें किसी लकड़ी या हड्डी के हत्थे में बांधकर इस्तेमाल किया जाता था। हैंडल लगाकर। हाँ, और बात सिर्फ उपयोग की नहीं है। एशुलियन यानी पत्थर तराशने की एक खास तकनीक वाले समूहों द्वारा बनाई गई हाथ की कुल्हाड़ियां इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो हैंड एक्स जिसके बारे में स्रोतों में बताया गया है। वे कुल्हाड़ियां इतनी सम्मित और दोनों तरफ से इतनी बराबर तराशी गई हैं कि वे स्पष्ट रूप से उन लोगों के अंदर मौजूद एक सौंदर्य बोध या एस्थेटिक्स को दर्शाती हैं। ये बात तो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक भूखे इंसान को इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि उसका औजार सुंदर है या नहीं, उसे तो बस धार से मतलब होना चाहिए। सही बात है। लेकिन अगर वो उसे दोनों तरफ से बराबर और सुंदर बना रहे थे तो इसका मतलब है कि वे कला को समझ रहे थे। 100%। जब इंसान किसी काम की चीज को जानबूझकर सुंदर बनाने की कोशिश करने लगता है तो वो केवल अपनी बुनियादी जरूरतों से ऊपर उठ चुका होता है। वो कला की दुनिया में कदम रख रहा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम कला और सुंदरता की बात करते हैं तो स्रोतों में पोर्टेबल आर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकने वाली कला का जिक्र आता है। पोर्टेबल आर्ट बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या उस दौर के लोग सच में फैशन के इतने शौकीन थे? ये सुनकर शायद विश्वास ना हो, लेकिन हाँ, भारत में कई पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों से बने मनके और आभूषण मिले हैं। रुकिए, भारत में शुतुरमुर्ग और उनके अंडों से बने गहने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जी हाँ, उस दौर की जलवायु में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे और प्राचीन मानवों ने उनके मोटे छिलकों को छोटे गोल मनकों में तराश कर उनके बीच में छेद किया ताकि उन्हें धागे में पिरोया जा सके। ये तो बहुत बारीक काम है। मध्य प्रदेश के खापरखेड़ा, रामनगर और भीमबेटका, राजस्थान के चंद्रेसल और महाराष्ट्र के पटने जैसे कई इलाकों से आभूषण मिले हैं। और मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि पटने वाले मनके तो बहुत पुराने हैं। हाँ, पटने से मिले मनके कार्बन डेटिंग के अनुसार लगभग 25,000 साल पुराने हैं। 25,000 साल पहले इंसान मोतियों की माला जैसी चीजें बना रहा था। ये कोई साधारण बात नहीं है। और इससे भी बड़ी बात इतिहासकार उपिंदर सिंह के शोध में सामने आती है। भीमबेटका में उच्च पुरापाषाण काल के एक कब्रिस्तान में एक बेहद खास अवशेष मिला। क्या मिला वहां? वहां एक खोपड़ी और गले के आसपास शुतुरमुर्ग के अंडे से बने मनकों की माला मिली। इसका मतलब है कि जिसे दफनाया गया था उसे बकायदा वो माला पहनाई गई थी। वे लोग सजना संवरना जानते थे, वे फैशन समझते थे और मौत के बाद के सफर के लिए भी अपनों को सजाकर भेजते थे। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ अपने शरीर को सजाने या फैशन का मामला नहीं था। ये उनके विकसित दिमागी स्तर और प्रतीकात्मक सोच का बहुत बड़ा प्रमाण है। प्रतीकात्मक सोच? हाँ, एक कड़क छिलके को आभूषण का रूप देना, उसमें किसी नुकीले पत्थर से छेद करना, ये सब बहुत जटिल काम है। और यही प्रतीकात्मक सोच उनके रहस्यमयी अनुष्ठानों और मान्यताओं में भी गहराई से नजर आती है। अनुष्ठान और मान्यताओं से याद आया, स्रोतों में कुछ बेहद रहस्यमयी चीजों का भी वर्णन है। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी के लोहंडा नाला से हड्डी की एक नक्काशीदार कलाकृति मिली है। हाँ, वो कलाकृति बहुत बहस का विषय रही है। कुछ विद्वानों का कहना है कि वो एक मातृ देवी की मूर्ति है, तो कुछ इसे भाले का अगला हिस्सा बताते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, और ऐसे ही रहस्य कुरनूल की गुफाओं में भी मिलते हैं। वहां से जानवरों के दांत मिले हैं जिन पर इंसान द्वारा जानबूझकर गहरे खांचे बनाए गए थे। खांचे क्यों बनाए गए होंगे? ये खांचे शायद इसलिए बनाए गए होंगे ताकि इन दांतों को किसी मजबूत धागे में फंसाकर गले में पहना जा सके। हो सकता है ये बहादुरी का प्रतीक हो या कोई तावीज। लेकिन अगर आपको अनुष्ठान का सबसे पक्का और शानदार सबूत देखना है तो हमें मध्य प्रदेश के बागोर वन पुरातात्विक स्थल की ओर देखना होगा। ये 9000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास का एक बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। वहां ऐसा क्या मिला जिसने इतिहासकारों को इतना हैरान कर दिया? वहां खुदाई में बलुआ पत्थर के टुकड़ों से बना एक गोल चबूतरा मिला और उस चबूतरे के ठीक बीचों बीच प्राकृतिक चट्टान का एक त्रिकोणीय टुकड़ा बहुत ही सलीके से रखा हुआ था। त्रिकोणीय पत्थर? हाँ, उस पत्थर पर हल्के पीले से लेकर गहरे लाल रंग के गोल गोल त्रिकोण बने हुए थे। ये स्पष्ट रूप से एक पूजा स्थल या वेदी थी। और सोतो में इस खोज का जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा है वो ये है कि आज भी उसी इलाके में कैमूर की पहाड़ियों में रहने वाली कोल और बैगा जनजाति के लोग बिल्कुल उसी तरह के चबूतरे बनाते हैं। बिल्कुल वही परंपरा।
वे आज भी उसी तरह के त्रिकोणीय पत्थर को मात्र शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजते हैं। हजारों सालों की परंपरा का ये अटूट जुड़ाव साबित करता है कि उन प्राचीन मानवों के विश्वास आज भी हमारे समाज के किसी न किसी हिस्से में जिंदा हैं। यही सांस्कृतिक निरंतरता तो इतिहास को इतना जीवंत बनाती है। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य बने और मिट गए, लेकिन एक विश्वास, एक परंपरा बिना रुके चलती रही। सच में। और जब पाषाण युग की कला, विश्वास और जीवंतता की बात हो रही हो तो भीमबेटका की गुफाओं का जिक्र किए बिना तो चर्चा अधूरी ही रहेगी। इसे तो पाषाण युग की सबसे महान आर्ट गैलरी कहा जा सकता है। भीमबेटका नाम के पीछे की कहानी भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। इसका नाम भीम बैठक से बिगड़कर भीमबेटका बना है, जिसका मतलब है महाभारत के बलशाली पात्र भीम के बैठने की जगह। हाँ, स्थानीय लोगों की ऐसी मान्यता रही है। लोगों का मानना था कि महाभारत काल में पांडव अपने वनवास के दौरान इन गुफाओं में ठहरे थे। लेकिन इसका पुरातात्विक महत्व उससे कहीं ज्यादा पुराना है। दुनिया के सामने सबसे पहले 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसका महत्व रखा। विंध्य की पहाड़ियों के घने जंगलों में स्थित ये एक बहुत ही विशाल क्षेत्र है, जहां 800 से भी अधिक प्रागैतिहासिक गुफाएं मौजूद हैं। अगर हम इन गुफाओं के प्रथम चरण की चित्रकला को देखें तो दीवारों पर लाल और हरे रंग से बड़े बड़े जानवरों के चित्र उकेरे गए हैं। गैंडा, जंगली भैंसा, प्राचीन हाथी, सूअर, इन्हें बहुत ही बारीकी से दर्शाया गया है। और इंसान की आकृतियां भी हैं जो डंडीनुमा या स्टिक लाइक बनाई गई हैं। वे अपने औजार वही मिलने वाले पीले और स्लेटी रंग के क्वार्ट्जाइट पत्थरों से बनाते थे। और इन सब में जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है वो है ऑडिटोरियम गुफा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में गुफा 3F23 कहते हैं। ये गुफा बहुत खास है। इस गुफा का आकार किसी बड़े हॉल जैसा है और इसकी ठीक बीच में एक बहुत बड़ी और भारी चट्टान है। इस चट्टान की खड़ी सतह पर छोटे छोटे प्यालेनुमा गड्ढे और सांप जैसी लहरदार रेखाएं बनाई गई हैं। और यही बात सबसे ज्यादा अचंभित करती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस विशाल चट्टान का इस्तेमाल एक रॉक गॉन्ग के रूप में किया जाता था। मतलब एक प्राचीन वाद्य यंत्र, पाषाण युग का अपना म्यूजिक सिस्टम। बिल्कुल। जब इस चट्टान के उन गड्ढों पर किसी दूसरे पत्थर या लकड़ी से वार किया जाता था तो इसमें से धातु जैसी गूंजने वाली आवाज निकलती थी, बिल्कुल किसी घंटी या गॉन्ग की तरह। ये तो अद्भुत है। ये माना जाता है कि पूरे समूह के लोग इस ऑडिटोरियम गुफा में इकट्ठा होते होंगे और शायद किसी बड़े अनुष्ठान, पूजा या जश्न के दौरान इस रॉक गॉन्ग को संगीत के लिए बजाया जाता होगा। वाह! ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये लोग सिर्फ अलग थलग रहने वाले जंगली नहीं थे। जैसे जैसे हम भीमबेटका में आगे के काल यानी मध्य पाषाण काल की ओर बढ़ते हैं, हमें इतिहास का पहिया तेजी से घूमता हुआ नजर आता है। किस तरह का बदलाव दिखा? इस काल में उन शिकारी संग्रहकर्ता समूहों और खेती करने वाले नए समुदायों के बीच संपर्क होने के बहुत स्पष्ट प्रमाण मिलने लगते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि वे खेती करने वाले लोगों से लेन देन करने लगे थे? हाँ, बिल्कुल। इन बाद की गुफाओं से तांबे के उपकरण, कांच, स्फटिक, पकी मिट्टी की वस्तुएं, शंख की चूड़ियां और सुंदर रंगीन बर्तन भी मिले हैं। ये चीजें शिकारी खुद नहीं बनाते थे। इसका मतलब वे दुनिया से कटे हुए नहीं थे। सही कहा। एक जटिल सामाजिक और आर्थिक नेटवर्क, एक तरह का प्राचीन व्यापारिक सिस्टम उस समय भी आकार ले रहा था। तो इस पूरी चर्चा का अगर हम सारांश निकालें तो तस्वीर बहुत ही साफ हो जाती है। हमारे जो प्राचीन पूर्वज थे वे केवल अपनी जान बचाने और रात को भूखे पेट सोने से बचने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे थे। वे अपने आसपास के पर्यावरण को बहुत ही गहराई से समझ रहे थे। बिल्कुल, वे जानते थे कि किस मौसम में कहाँ जाना है। वे बहुत ही सोच समझकर पत्थरों से हवा रोकने वाली दीवारें और घर बना रहे थे। वे न केवल धारदार औजार बना रहे थे बल्कि उन्हें सम्मित और खूबसूरत भी बना रहे थे।